की अध्ययन विधियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बतलाया कि एथनोमेथोलॉजी पर फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है और जिसके अंतर्गत वे ये मानते हैं कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं और क्रियाओं के प्रति प्रतिदिन के जो विचार हैं उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सस्पेंशन ऑफ बिलीफ इन टेकन फॉर ग्रांटेड मीनिंग, इसके लिए इन्होंने कहा कि हम किस प्रकार अवलोकन कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन के विश्व को अवलोकन करता मानव शास्त्रीय अजनबीपन से कर सकता है। इन्होंने कहा कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य तर्क के आधार पर दिन प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझें और उन धारणाओं का निलंबन करें जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तीसरा इन्होंने कहा ओवर हियर टेक्निक, गुपचुप में सुनी हुई बातें। इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार एथनोमेथोलॉजी में अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ व टेप किए हुए वार्तालाप व्यक्तियों के यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति मुक्त रूप से और स्वतंत्र होकर अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति करता है। कहने का अभिप्राय है, जब व्यक्ति डायरी लिखता है या उसकी बात को चुपचाप सुना जाए तो वहाँ व्यक्ति किसी से प्रभावित नहीं होता है और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो ये लेख प्रलेख लिखित हो सकते हैं, जैसे पत्र या डायरी। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति को जो पत्र लिखता है उसमें वो अपने दिल की बातें लिखता है। आज के समय में पत्र लिखना तो आउटडेटेड सा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को आदत हो तो वो पत्र हमारी बहुत सहायता प्रदान कर सकते हैं। डायरियाँ, कईयों को डायरी लिखने की आदत है तो डायरी के अंदर व्यक्ति बहुत ईमानदारी से अपनी बातों को कहता है। इसके अलावा मात्र श्रव्य हो सकता है, जैसे कि टेप में भरी हुई आवाज़। श्रव्य व दृष्टिमय दोनों हो सकते हैं, जैसे कि टीवी, वीडियो, सिनेमा इत्यादि पर जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं। मात्र दृश्य हो सकता है, जैसे कि फ़ोटो, तस्वीर, चित्र इत्यादि। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम फोटोग्राफ्स होते हैं, हम अगर अपने माता पिता के, अपने परिवार की पुरानी चित्र देखते हैं या किसी और के पुराने चित्र देखते हैं, उन चित्रों को देखकर भी हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सामाजिक संरचना को, सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो ये फ़ोटो और तस्वीर भी बहुत सी सामाजिक प्रघटनाओं को समझने में हमारी सहायता करती है। इन आलेखों प्रलेखों के माध्यम से घटना को नज़दीक से व वास्तविकता के स्तर पर जाना जा सकता है। अवलोकन में घटना को पुनः देखना संभव नहीं होता, जबकि बंधित घटना यानी कैप्चर्ड इवेंट को, यानी जैसे कि आपने किसी का वीडियो बना लिया है, फोटो लिए, वो कैप्चर्ड इवेंट है जो कि किसी माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसका पुनः अवलोकन संभव है। इसी वक्त जैसे क्रिकेट का खेल है, टीवी पर आने वाला सीरियल है या सिनेमा है, या अब तो हम अपने पास में जो मोबाइल है उसके द्वारा भी हम जो वीडियो का निर्माण करते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो वीडियो बनाते हैं उनको बार बार हम प्ले और रिप्ले कर सकते हैं। तो आंखों देखा हाल, लाइव कवरेज, प्रस्तुतिकरण इस विधा द्वारा संचालित होता है, जिसमें खेल पुनश्च संभव यानी रिप्ले संभव है। साथ ही एक ही दृश्य को भिन्न भिन्न कोणों से दिखाया जाता है और जो कि घटित घटना की पुनरावृत्ति करके उसको गहराई से परिलक्षित करता है। टेप में बंदित आवाज़ को भी पुनः और पुनः और पुनः सुना जा सकता है। तो शुड्स के अनुसार यह विश्व का एक अंतर विषय परकता इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर निर्मित है, जिससे औरों के द्वारा की गई क्रियाओं के अर्थ को समझा जा सके। इंटरसब्जेक्टिविटी यानी कि क्रिया कोई और करता है और उसको अर्थ जब दूसरा व्यक्ति समझता है उसको इंटरसब्जेक्टिविटी कहेंगे। व्यक्तियों के अनुभव किसी स्तर पर विशिष्ट होते हैं, लेकिन अर्थों की समझ की साझेदारी सम अनुभव, सह अनुभव, समान अनुभव, प्राथमिक अनुभव, द्वैत्विक अनुभव, संभवता के आधार पर निर्मित होती है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के द्वारा जो अनुभव का स्तर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अर्थों की समझ में साझेदारी हो सकती है। और ये साझेदारी किस किस स्तर पर हो सकती है? सम अनुभव, सह अनुभव, समान अनुभव, प्राथमिक अनुभव, द्वैत्विक अनुभव, संभवता के आधार पर निर्मित होते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति को स्वीकार करने से मैक्रो लेवल समाजशास्त्रीय अध्ययन संभव नहीं हो सकते। अनुभव किसी स्तर पर नितांत विशिष्ट है तो किसी स्तर पर सहगामी सामान्य है। मैं तो यह अनुभव करता हूँ या करती हूँ कि आपको अनुभव हो रहा है कि आप मुझे अनुभव कर रहे हैं। मैं तो यह अनुभव करती हूँ कि आपको अनुभव हो रहा है
कि आप मुझे अनुभव कर रहे हैं, पर मैं आपके अनुभव को वैसे का वैसा अनुभव नहीं कर सकती हूँ। यानी मैं ये तो कह सकती हूँ आप मुझे अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे अनुभव हो रहा है, लेकिन आप मुझे कैसे अनुभव कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। फिर भी अनुभवों के साझे अर्थों के बिना सामाजिक जीवन संभव नहीं है। और ट्रेन की गति, उसका प्लेटफॉर्म पर रुकना, हम सबका उसके द्वारा हम सबका उस पर चढ़ना इस बात का द्योतक है कि हम सभी किसी स्तर पर समुचित घटना को एक ही अर्थ दे रहे हैं। क्या अर्थ दे रहे हैं? ट्रेन आई है, प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, उस पर हम चढ़ेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया को सब हम लोग एक ही अर्थ दे रहे हैं। लेकिन ट्रेन पर एक व्यक्ति अपनी रुग्ण मरणासन माँ से मिलने जा रहा है, तो कोई दंपति छुट्टी मनाने जा रहा है, तो कोई मित्र अपने मित्र से मिलने जा रहा है, कोई अपने इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। तो ट्रेन का सफ़र का जो अनुभव है हर किसी के लिए अनुभव अलग अलग होता है। तो इन्होंने कहा अनुभव विशिष्ट हो सकता है लेकिन उसका अर्थ साझा हो सकता है। अनुभव के स्तरों का विश्लेषण करें तो हमें कुछ आयाम स्पष्ट होते हैं, जो कि कौन से आयाम है? पहला, समान अनुभव, जहाँ अनुभवों में साम्य हो, सभी बच्चों को झूलने का समान अनुभव होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा समान अनुभव यानी एक ही घटना में जब एक जैसा अनुभव करें वो समान अनुभव है। और उन्होंने कहा बालपन में जो झूला झूलते हैं तो सभी बच्चों को झूला झूलने का समान अनुभव होता है। सह अनुभव, जहाँ औरों के अनुभव के साथ स्वयं को भी अनुभव हो, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभव से स्वयं को जोड़ना, जैसे मित्र के भाई की मृत्यु पर उसके साथ शोक में संतप्त हो जाने की अनुभूति, यह सह अनुभव है। जैसे कि मैंने परानुभूति की बात कही, सह अनुभव में यह है कि दूसरे के साथ में उसी चीज़ को अनुभव करना जो वह अनुभव कर रहा है। सम अनुभव, जहाँ अन्य व्यक्ति की अनुभूति जैसी अनुभूति हो तथा अनुभवों के समान साम्य हो, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसे चोट लगी है, तो इन्होंने कहा जहाँ अन्य की अनुभूति जैसी अनुभूति हो, जहाँ पर अनुभूति में समानता तो नहीं है, सह अनुभव तो नहीं है, लेकिन सम अनुभव है। आप भी कभी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और दूसरा व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो आप सम अनुभव उसके जैसा अनुभव कर सकते हैं कि उसको कितनी पीड़ा लगी होगी। प्राथमिक अनुभव, ये अनुभव प्रत्यक्ष या इंद्रिय परक होते हैं। ये भावनात्मक स्तर पर गहनतम हो सकते हैं अथवा भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति तटस्थता की स्थिति भी रख सकता है। तो इन्होंने कहा प्राथमिक अनुभव क्या है? ये प्रत्यक्ष अनुभव हैं, इंद्रिय परक हैं और ये भावनात्मक स्तर पर होते हैं। इसमें आपको गहनतम अनुभव भी हो सकता है या फिर आप तटस्थ होकर भी अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धिक स्तर पर प्रभावी हो सकता है। अनुभव प्रदत्त अनुभूतियाँ, अब जब हम प्राथमिक अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव प्रदत्त अनुभूतियाँ कैसे होती हैं? तो उन्होंने कहा ये बौद्धिक स्तर पर प्रभावी हो सकती हैं, भावनात्मक स्तर पर प्रभावी हो सकती हैं, सौंदर्य बौद्धकता के स्तर पर प्रभावी हो सकती हैं, आध्यात्मिक अतार्किकता के स्तर पर प्रभावी हो सकती हैं और द्वैत्विक अनुभव भी हो सकता है। अनुभव द्वैत्विक भी हो सकता है जब परोक्ष रूप से किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर घटना का वर्णन, घटना का दृश्य स्वयं तक पहुंचता है, उसे हम द्वैत्विक अनुभव कहते हैं। जैसे कि कोई आकर आपको कहानी सुनाए, आज मेरे साथ में जब मैं कॉलेज से आ रही थी, कॉलेज से आ रहा था तो रास्ते में ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसे किया। इस तरह के जब कोई किस्सा सुनाता है उसको हम द्वैत्विक अनुभव कहते हैं, क्योंकि आप उसके अनुभव की कहानी के माध्यम से आप उसको अनुभव कर रहे हैं। एथनोमेथोलॉजी अध्ययन समष्टिगत अध्ययन से न होकर व्यष्टिगत अध्ययन होता है, क्योंकि प्रत्यक्षता व गहनता के उद्देश्य की प्राप्ति होती उन्हें लघु स्तरीय अध्ययन को स्वीकारना पड़ता है। समष्टिगत यानी संपूर्ण का अध्ययन न करके व्यक्ति के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देता है। अवलोकन की सीमा दृश्यता व श्रव्यता की परिधि से बंधित होते हैं। इस पद्धति में माइक्रो लेवल पर जो अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि यानी माइक्रो लेवल पर समाजशास्त्रीय अध्ययन ही संभव है। अवलोकन की प्रक्रिया वृहद स्तरीय अध्ययनों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अवलोकन सीमित स्थानों में ही संभव है। एथनोमेथोलॉजी अब तक छोटे स्तर के अध्ययनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती रही है, लेकिन इन अध्ययनों में इतनी गहराई प्राप्त हो जाती है कि जिसकी व्याख्या एवं समझ के स्तर अधिक विशाल और व्यापक हो जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कहा कि एथनोमेथोलॉजी के अंदर अध्ययन माइक्रो लेवल का होता है, मैक्रो लेवल नहीं होता, क्योंकि गहन और गहराई से अध्ययन करना है, अवलोकन करना है तो हमारा अध्ययन क्षेत्र विस्तृत नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम एथनोमेथोलॉजी के द्वारा अध्ययन करते हैं तो ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे प्रायोगिक पद्धति हो, लिखित
लिखित अलिखित प्रलेख हो, अवलोकन, सहभागी अवलोकन हो, इनके द्वारा हम सूचनाओं को एकत्रित